पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने मैट्रिक के बारे में सारी बेसिक बातें कर ली थी, हमने पॉइंट्स बहुत सारे डिस्कस किए थे, एग्जांपल्स भी बताए थे। आज हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी में काफी सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर तुमने रियल एनालिसिस की पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ी है तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है तुम्हें इसमें, और अगर नहीं भी पढ़ी है तो मैं वो भी थोड़ा थोड़ा सा बताता जाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मैथमेटिक्स को फन एंड इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है हमारा काम, और अगर पहली बार मुझे देख रहे हो तो राजन है मेरा नाम। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जिसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ तुम्हें चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। एक रोड मैप बना देता हूं तुम्हारे लिए कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पीएसटी में अगर हम देखें तो हमें क्लोज्ड एंड ओपन बॉल्स के बारे में पढ़ना है। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल बताऊंगा, फिर इसको ज्यादा एग्जांपल्स के साथ चलेगा। अभी मैं एक रोड मैप टाइप बना देता हूं तुम्हारे लिए कि आज के सेशन में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले क्लोज्ड एंड ओपन बॉल्स पढ़ने वाले हैं। न्यू चीज आ गई हमारे पास, बॉल्स, ठीक है। जैसे पहले हम इंटरवल्स पढ़ते थे ना, काइंड ऑफ वैसी ही चीज है। बताता हूं तुम्हें और डिटेल में पता लगेंगी। इसके बाद हम नेबरहुड के बारे में बात करने वाले हैं। नेबरहुड के बारे में हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं बात, है ना। अगर तुमने रियल एनालिसिस वाली टोपोलॉजी पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ी है तो वहां पे हमने नेबरहुड की ऑलरेडी बात कर ली है कि अगर कोई भी पॉइंट लोगे उसके अराउंड एक ओपन इंटरवल ड्रॉ कर दो, वो ओपन इंटरवल को हम क्या कहते हैं? नेबरहुड। बढ़िया, ओपन इंटरवल की बहुत डिमांड रहती है यार, देखो। और उसके बाद हम करेंगे ओपन सेट्स। ओपन जो हमारे पास सेट्स होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। जब हम टोपोलॉजी पढ़ते हैं ना, मेन टोपोलॉजी सब्जेक्ट जो है, सबसे जनरल सब्जेक्ट है प्योर मैथमेटिक्स का टोपोलॉजी, तब भाई काम में आती है। टोपोलॉजिकल स्पेसिस की बात करते हैं ना, तब काम में आती हैं चीजें। उसके बाद हम करेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक। मैं पहले यहां तक थोड़ा सा एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आगे भी पॉइंट्स को बताने वाला हूं। मैं डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल, बट एक बार थोड़ा ब्रीफली बता देता हूं पहले मैं। ओपन एंड क्लोज बॉल का मतलब क्या होता है? अगर तुमने कोई भी एक मैट्रिक स्पेस कंसीडर कर लिया X, और जिसमें मैट्रिक हमारे पास है लेटर से D, और D थोड़ी देर के लिए मैं ये वाली मान लेता हूं यूजुअल मैट्रिक। दो पॉइंट्स कोई भी लोगे, उनके बीच का डिस्टेंस ऐसे मेजर होगा, ठीक है। अगर तुमने कोई भी एक पॉइंट लिया X, दैट X बिलोंग्स टू कैपिटल X, उसके अराउंड एक बॉल ड्रॉ कर दी। अब मैं बॉल तो बोल रहा हूं, बट यहां पे 3D की बात नहीं हो रही है, इन जनरल बॉल को बॉल मतलब 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, हायर डायमेंशंस भी हो सकता है जिसमें हम जा नहीं सकते, बट मैथमेटिक्स में अलाउड होता है। तो हायर डायमेंशंस की भी मैं यहां बात कर सकता हूं। तो अगर मैं X के अराउंड एक गोला कंसीडर कर लूं जिसकी रेडियस है लेटर से R, और कोई भी पॉइंट ले लूं Y, तो ओपन बॉल को कुछ ऐसे क्लोज्ड बॉल को कुछ ऐसे लिखा जाता है X, R। कभी कभी इसे एप्सिलॉन बॉल भी कहीं बोल देते हैं, हम यहां पे ऐसे बोलने वाले हैं, इसको ऐसे लिखने वाले हैं। कहीं तुम एडवांस बुक्स में देखोगे तो इसे एप्सिलॉन बॉल भी बोलते हैं, एप्सिलॉन बॉल। हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम ओपन क्लोज में ही बात चलाएंगे और सारी चीजें सेम ही रहने वाली है, डेफिनेशन बाकी सेम ही रहेगी जो मैं बताने वाला हूं। ऐसे सारे पॉइंट हमें उठाने हैं कैपिटल X से, इससे सारे पॉइंट उठा लेने हैं सच दैट ये डिस्टेंस बिटवीन दिस स्मॉल x एंड दिस y ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू R। घूम फिर के तुम्हें पता ही लग गया होगा, हम इसके बीच में ही आ गए। यहां पे x क्या है? x है सेंटर, और R क्या है? रेडियस। सेंटर एंड रेडियस इक्वल, मतलब बाउंड्री में जो पॉइंट होंगे ना वो भी कंसीडर कर सकते हो तुम। इक्वल भी हो सकता है, x माइनस वाई इक्वल टू R भी आ सकता है। तो इस बॉल के जितने भी पॉइंट्स तुम देखोगे वो सारे के सारे हमने इकट्ठे कर लेने हैं जो बॉल के अंदर है और इसके बाउंड्री पे। बात समझ आई? तो ये हमारे पास होता है क्लोज बॉल। क्लोज बॉल का मतलब बस ऐसे समझ लो इंटरवल्स का एक्सटेंडेड वर्जन है, हायर डायमेंशंस में चले गए। अब आज तक हम इंटरवल्स के बारे में पढ़ते थे, आज हम थोड़े हायर डायमेंशंस में जा चुके हैं, ठीक है। बढ़िया। वो तो वन डायमेंशनल रियल लाइन होती थी ना, यहां पे कोई भी सेट ले लिया है आपने। बात समझ आई? ऐसी हमारे पास एक ओपन बॉल भी होती है। ये हमारे पास क्या आती है? अभी जो लिखी थी मैंने क्लोज्ड बॉल। अगर मैं यहां से बाउंड्री को हटा दूं, अगर मैं बाउंड्री कंसीडर ना करूं, अंदर अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं सारे कंसीडर कर लूं, लगभग ओपन इंटरवल के जैसे। ओपन इंटरवल में भी एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते, यहां पे एंड पॉइंट्स, एंड दो पॉइंट्स नहीं, यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बाउंड्री को अगर मैं छोड़ दूं, सारे पॉइंट्स बाकी के ले लूं, मतलब y बिलोंग्स टू x such that distance between x and y is less than r। मैंने जरूरी नहीं है यहां पे यही मैट्रिक लूंगा, मैं कोई भी मैट्रिक ले सकता हूं, बस वो मैट्रिक हमारे पास लेस देन आर होनी चाहिए, बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है। मतलब अगर यहां पे तुम कोई पॉइंट लोगे, माइनस एक्स करोगे, वो जरूरी नहीं है कि उस सेट में आएगा।
ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरह की बॉल होती है, एक ओपन बॉल, एक क्लोज्ड बॉल। बात समझ आई? ऑब्वियस सी बात है, यहां से देख के ही पता लग रहा है कि ये जो ओपन बॉल है दिस इज अ सबसेट ऑफ क्लोज्ड बॉल। क्या ऐसा कोई सीन है जिसमें इक्वल भी हो सकती है? आगे जाके यही बताना है। तुमने रियल नंबर में देखा होगा कि ऐसा कभी भी नहीं होता ओपन इंटरवल इक्वल टू क्लोज इंटरवल। होता है कभी ऐसा? सुना ही नहीं होगा कभी। यहां बताएंगे तुम्हें, ठीक है। थोड़ी सी चीजें वियर्ड होनी स्टार्ट होंगी अब हमारे पास, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का गारंटी। आ जाओ। इसके बाद अगर हम देखें तो ओपन बॉल क्लोज बॉल के बारे में हमने बता दिया है, ऐसा कुछ हमें दिखाई देगा और बाकी का इसी पे ही है। नेबरहुड के बारे में बात करते हैं। नेबरहुड जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर कभी भी तुमने कोई पॉइंट कंसीडर किया, उसके अराउंड एक ओपन इंटरवल ड्रॉ कर दो, लेट अस से n। अगर ये n इस x में आया, समझ पा रहे हैं? अगर हमारे पास ये n x में आया, कुछ ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस से n इज अ सबसेट ऑफ x। पहले मैंने एक सबसेट बना लिया है x का और कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। एक कोई भी पॉइंट लिया, पॉइंट x बिलोंग्स टू n सच दैट, अभी मैं मेन डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, अभी तुम्हें समझना आराम से बैठ के चिल होकर एकदम समझना। अभी जब डेफिनेशंस लिखवाएंगे तब नोट्स बना लेना, अभी नहीं बनाने तुम्हें नोट्स। बात समझ आ रही है क्या? अभी कोई नोट्स नहीं बनाने, अभी सिर्फ समझना हमें। हमने क्या किया, एक बहुत बड़ा सेट था x, उसमें से एक छोटा सा सेट ले लिया। अगर इसमें से मैंने कोई पॉइंट लिया x, मैं उसके अंदर कोई भी एक ओपन बॉल कंसीडर करूं, वो x यहां पे भी हो सकता था, मैं कोई भी ओपन बॉल कंसीडर करूं, मैं कहीं भी ले सकता हूं इस x को। अगर मैंने उसमें ओपन बॉल कंसीडर की तो वो ओपन बॉल कहां आनी चाहिए? इसी n में वापस आनी चाहिए। मतलब bxr मस्ट बी अ सबसेट ऑफ n, हमेशा, हर सेट के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस। या ऐसे कह सकते हैं जो भी तुम x लेने वाले हो उस x पे अगर तुमने ओपन बॉल कंसीडर कर ली, कितनी भी रेडियस की, वो इसी बॉल में वापस आनी चाहिए। अगर तो ऐसा हो रहा है देन n इज द नेबरहुड ऑफ दिस x। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। n इज द नेबरहुड ऑफ x। मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एक लेट अस से n कंसीडर कर लूं, आराम से समझना। अभी एक मैंने n कंसीडर कर लिया ab और एक मैट्रिक्स पे x सेट कंसीडर किया है, रियल नंबर, मैट्रिक कंसीडर किया है मैंने यही वाली यूजुअल। बात समझ आई? अब इसमें अगर मैं यहां पे a लिख दूं, यहां पे b लिख दूं, तो भाई अगर मैं a पे कंसीडर करूंगा कोई इंटरवल तो हम तो बाहर चले गए, है ना। मतलब ओपन बॉल, मतलब अगर मैं ओपन बॉल लूंगा, याद रखना नेबरहुड के लिए ओपन बॉल की जरूरत है, क्लोज की नहीं। हाँ, अगर मैं एक ओपन बॉल लूंगा a पे r रेडियस का, दिस डज नॉट बिलोंग टू n, क्योंकि बाहर चले गया मैं n से, है ना। बात समझ आई? इसका मतलब है ये जो हमारे पास है दिस इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, बीच में तो ले लो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट इट्स एंड पॉइंट्स, एक्सेप्ट इट्स एंड पॉइंट्स। और अगर मैं इसी इंटरवल को चेंज करके ऐसा बना देता देन इट इज द नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, देयर इज नो एक्सेप्शन एट ऑल। बात समझ आई? फिर हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन नहीं होने वाली थी, इस चीज का ध्यान रखेंगे बढ़िया से, बढ़िया। अगर हमारे पास कभी भी ओपन सेट क्या होते हैं, फिर हमें नेबरहुड का पता लग गया कि मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, उसके अराउंड एक ओपन बॉल कंसीडर करूं, वो वापस n में आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है देन n इज द नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। या हम कह सकते हैं x पे अगर मैं कोई भी एक रेडियस की ओपन बॉल कंसीडर कर लूं, r रेडियस की, तो अगर वो n में आ रही है देन n इज द नेबरहुड ऑफ दिस। सिर्फ n ही नहीं हो सकता, और भी हो सकते हैं, n से बड़े भी हो सकते हैं, n भी है एक नेबरहुड, ठीक है, बढ़िया। जैसे मैं ओपन सेट के बारे में बताऊं, इफ अ सेट, ऐसे याद रख लेते हैं, x d हमारे को एक दे रखा है। अगर हमारे पास ऐसा कह सकते हैं कि a एक सेट ओपन होगा, a इज ओपन इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। खत्म हो चुका भाई। ऐसे कोई भी सेट होगा, मैं यहां पे इंटरवल की बात नहीं कर रहा, मैं रियल नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं एक्सटेंडेड चीज बता रहा हूं। अगर हर एक पॉइंट के लिए कोई सेट नेबरहुड होने वाला है तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? ओपन सेट। उस सेट को हम क्या बोलेंगे? ओपन सेट बोलने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखना। बात समझ आ रही होगी मेरे ख्याल से। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा ही है, a इज ओपन इफ देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0 सच दैट
बी एक्स आर इज अ सबसेट ऑफ ए, बी एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल एक्स। इस बार हम क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स। हर एक्स के लिए अगर ये बात ट्रू हो रही है, तुम एक ओपन बॉल फाइंड आउट कर पा रहे हो, देन अनडाउटेडली दैट सेट इज ओपन। आगे अगर हम बढ़े तो हमारे पास आ रहा है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अगर तुम्हारे पास दो मैट्रिक दी गई है d1xy d2xy और तुम चाहते हो मैं एक की स्टडी कर लूं दूसरे की ना करनी पड़े, तो एक कंडीशन है, अगर तुम k टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं कुछ कि, इसको इजी बनाने के लिए मैं तुम्हारे सामने एक चीज लिखता हूं, अलग अलग जगह पे देखोगे चीजें थोड़ी वेरी कर सकती हैं, बट जैसे पढ़ा रहे हैं द बेस्ट तरीका, अगर मैं कभी भी किसी मैट्रिक को ऐसे लिख पाया लेस देन इक्वल टू k2 dxy d1xy, अगर मैं ऐसे किसी भी मैट्रिक को लिख पाया कि k1 टाइम्स, बस एक कांस्टेंट से डिफरेंस आ जाए, उनमें कांस्टेंट लगा देंगे तो छोटा हो जाएगा, k2 लगा देंगे तो बड़ा हो जाएगा, उसके बीच में मैट्रिक आ जाए, ऐसा अगर मैं रिलेशन फाइंड आउट कर पा रहा हूं, देन d1 एंड d2 इज इक्विवेलेंट। और ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मेरे ख्याल से पता होगा कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। मतलब d1 जो है वो ऐसे कह सकते हैं d1 इज इक्वल टू d2 रिफ्लेक्सिव, और d1 अगर d2 के इक्विवेलेंट है तो d2 भी d1 के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, और तीसरा पता ही होगा, अगर एक तीसरी भी मैट्रिक एग्जिस्ट करती है d1 इज इक्वल टू d2 d2 इज इक्वल टू d3, देन दिस इंप्लाइज d1 इज इक्वल टू d3। ये बातें हमने पढ़ी होंगी ऑलरेडी। बात समझ आई? पक्का? ऐसी अगर मैट्रिक फाइंड आउट कर सको तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं। मैं वापस आना चाहूंगा थोड़ी और डेफिनेशंस पे। जैसे हमारे पास एक आता है इंटीरियर पॉइंट। क्या होता है इंटीरियर पॉइंट? का मतलब होता है कि जितने भी पॉइंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं इस ओपन सेट में, जितने भी पॉइंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं इस ओपन सेट में, तो वो हमारे पास पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। बात समझ आई? जितने भी पॉइंट्स हमारे पास आने वाले हैं इस ओपन सेट में, इंटीरियर पॉइंट्स। सिंपल भाषा में बताएं, अगर एक मैं सबसेट ले लूं x से, x, d हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस दिया हुआ, वैसी बात है, ये मान के चलेंगे हमेशा। अगर x तुम ले रहे हो a से, तो दिस इंप्लाइज कोई भी अगर तुम बॉल, ओपन बॉल कंसीडर करोगे तो वो हमेशा x पे, अगर तुम एक ओपन बॉल बनाओगे, हमेशा कहां आनी चाहिए, इसी a के अंदर आनी चाहिए, फॉर ऑल x। तो हम इसे क्या कहेंगे, सॉरी फॉर ऑल नहीं लिखना अभी मुझे, तो हम इस x को क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट। अगर तुम इंटीरियर पॉइंट कब बोल सकते हो कि तुमने कोई भी ओपन बॉल कंसीडर की और वो पूरे की पूरी बॉल कहां पे आ रही है, ए में आ रही है, देन दैट बॉल इज कॉल्ड ओपन। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी बढ़िया से। ठीक है, पक्का, गारंटी? चलो आ जाओ। बढ़िया। और सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स अगर तुम मिला दोगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ए नोट। और अब हमारे पास 4 डेफिनेशन हो गई है, 5 डेफिनेशन हो गई है, तो अब बढ़िया रहेगा कि हम इसकी क्या करें, बढ़िया से एकदम डेफिनेशन लिखें और इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन, अब इन डेफिनेशंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं और साथ साथ मैं एग्जांपल्स कराता हूं। सबसे पहले क्लोज्ड बॉल में, जैसा कि मैंने बताया था, अगर एक मीट्रिक स्पेस कंसीडर करें, x एक पॉइंट ले ले, तो इसको कब x पॉइंट के अराउंड एक क्लोज्ड बॉल कब ड्रॉ कर पाएंगे, क्लोज्ड बॉल सेंटर्ड एट x, सेंटर x होने वाला है, रेडियस इसकी r होने वाली है, इसके अराउंड जितने भी पॉइंट्स कंसीडर करोगे वो सारे क्या होंगे, इस क्लोज्ड बॉल में लाई करने वाले हैं। तो रेडियस r ग्रेटर देन 0 इज डिनोटेड बाय दिस, ऑल दोस पॉइंट्स ऑफ x जिनका डिस्टेंस x के साथ r आए या r से छोटा है। अगर सिर्फ r से छोटा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन बॉल, जिसमें बाउंड्री कंसीडर नहीं होती है, और ओपन बॉल इज अ सबसेट ऑफ क्लोज्ड बॉल। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं तुम्हें। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं। सबसे पहला और सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है, अगर मैं रियल लाइन पे चला जाऊं तो क्या होगा। अगर मैं x को मान लूं एक रियल लाइन, सेट मैंने ये ले लिया है, dxy मैंने डिफाइन करा है 1 डायमेंशन का यूजुअल मैट्रिक, ऐसा कुछ। तो मैं बताना चाह रहा हूं इसके लिए हमारे पास क्या होगी, कैसा होगा ओपन बॉल। अगर मैं ओपन बॉल लिखना चाहूं तो हमारे पास आ जाएगा x, r, एक x जो कि यहां से ले रहा हूं कैपिटल x से या रियल नंबर से,
सारे के सारे रियल नंबर मेरे को निकालने होंगे सच दैट डिस्टेंस बिटवीन दिस x एंड y इज लेस देन इक्वल टू r। ऑब्वियस सी बात है, हेयर r इज ग्रेटर देन 0 एंड साथ ही साथ ये जो हमारे पास x है बिलोंग करता है r से। x भी कहां से आ रहा है? r से। तो ये x के लिए r रेडियस की मैंने ओपन बॉल लिख दी है। ओपन बॉल लिखे ना, तो ये आना चाहिए, बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है। क्लोज्ड बॉल लिखनी होती, आसान था, कुछ ऐसे लिख देते, y बिलोंग्स टू r। इस बार बाउंड्री पॉइंट्स भी कंसीडर करने हैं, बस इतना ध्यान रखना। ये हमने ओपन क्लोज्ड बॉल भी लिख दी है। एग्जाम्पल को अगर मैं थोड़ा ट्विस्ट करना चाहूं और मैं एग्जाम्पल में R2 दे दूं फॉर एग्जाम्पल, और साथ ही साथ मैंने मेट्रिक भी चेंज कर दी तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा लेटस से इस बार R2 है ना, तो इसमें तो वैसे पॉइंट आएंगे x1, x2 और y1, y2 वैसे वाले पॉइंट आएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर होल की पावर 1/2। ऐसी एक मैट्रिक स्पेस हमारे पास है। डिस्टेंस ऐसे मेजर करोगे और स्पेस हमारे को कुछ ऐसे दे रखा है। इसमें कैसे करें, अब ये सोचना इसको कैसे करें। तो यहां पे अगर हम देखें, इसमें भी बॉल लिखना उतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो हमारे पास क्लोज्ड बॉल लिखते हैं, ऑल दोज y बिलोंग्स टू R2 या ऑल दोज z बिलोंग्स टू R2, सारे के सारे वो पॉइंट टू डायमेंशनल प्लेन के इकट्ठे कर लो, वो पॉइंट्स सच दैट डिस्टेंस बिटवीन z एंड x, जिस भी सेंटर के अबाउट तुम लिखने वाले हो, और ये भी हमारे पास जो पॉइंट है ना, या फिर यहां पे y ही लिख लेते हैं, y belongs to this such that distance between x and y is less than equal to r। लेकिन एक मिनट, यहां पे मेट्रिक कुछ इस तरीके की है ना, तो मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके अगर तुम्हें दिखाना चाहूं तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं। इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि CXR all those y belong to R such that ये पूरी मैट्रिक x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू r स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। तो ये तो हमारे पास एक ऐसी बॉल कंसीडर होगी x पॉइंट पे, कोई भी x पॉइंट है R2 प्लेन का, r रेडियस की, सच दैट सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे इंक्लूडिंग बाउंड्री पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स एंड इंटीरियर पॉइंट्स। बात समझ आई? पक्का? चलो आ जाओ। ये हमारे पास दूसरी मैंने बॉल लिख दी। इसके बाद भी एक एग्जांपल हो सकता है जिसको खुद से सोचोगे तो मेरे को ज्यादा खुशी होगी। थर्ड एग्जांपल में R2 ही रखता हूं, बस चेंज में मैट्रिक में कर देता हूं, तो मैट्रिक पे डिपेंड करेगा हमारे पास सारी चीजें। ठीक है, कैसी बॉल है वो हमारे पास किस पे डिपेंड करेगी? मैट्रिक पे। इस बार मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2, ऐसा कुछ है। इस बार सोचना कैसी सी शेप बनेगी, इस बार तुम लोगों को सोचना है कि कैसी सी शेप बनने वाली है। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे, पक्का, गारंटी। चलो आ जाओ। इसमें मेरे ख्याल से कुछ ऐसी सी शेप बनेगी, खुद से सोचना। अगर तुम यहां पे ओरिजिन के अबाउट लिखना चाहोगे तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा। इक्वल टू r लिख दोगे, लेस देन इक्वल टू r लिख दोगे तो ये सारी आ जाएगी। ओपन लिखते तो ऑब्वियस सी बात है कि ओपन लिखते तो कुछ ऐसी सी बन जाती है ना। बढ़िया, इसका ग्राफ बना के देखना भाई, ग्राफ थ्योरी पे भी लेक्चर डाल रखा है, तो ग्राफ बना के देखना। इसका मोड को एक बार पॉजिटिव लिखते हैं, एक बार नेगेटिव लिखते हैं, मतलब 4 इक्वेशन बनेंगी इससे। अगर ध्यान से सोच पाए तो 4 इक्वेशंस लिखी थी वो मैंने, जो ऐसे लिखी थी। इक्वल लिख देते थोड़ी देर के लिए ग्राफ बनाने के लिए। मैंने 4 इक्वेशन लिखी हैं, एक बार x प्लस वाई इक्वल टू आर, एक बार माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू आर, एक बार x माइनस वाई इक्वल टू आर, एक बार माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू आर। 4 इक्वेशन को प्लॉट करके देखोगे तो ऐसा सा ग्राफ बनेगा, अगर ओरिजिन के अबाउट लिख रहे हो तो। समझ पाए? ओपन के लिए बाउंड्री को हटा देना, इंटीरियर पॉइंट्स आ जाएंगे सिर्फ। बात समझ आई? पक्का? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमने तुम्हें बताया कि
यहां पे नेबरहुड क्या होता है, नेबरहुड के एग्जांपल्स भी मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं, तो वो भी साथ साथ ही कराने वाला हूं। नेबरहुड में मैंने तुम्हें यह बताया सिंपल सी भाषा में कि अगर तुम कभी भी कोई पॉइंट लो, उसके अराउंड बॉल कंसीडर करो, और वो बॉल कहां पे आ जाए, एन में। एन इससे बड़ा भी हो सकता था, ये तो मान लो ये एन है, एन किसी चीज में कंटेन कर रहा है, लेटर से एक्स में, तो एक्स बिलोंग्स टू या x बिलोंग्स टू दिस ओपन बॉल, और ये जो ओपन बॉल है सबसेट हो जाए n का, ऑब्वियस सी बात है n का सबसेट है तो x का भी होगा, तो x का नेबरहुड कौन, n, x तो होगा ही, बड़े वाला x तो होगा ही, ये भी नेबरहुड है। नेबरहुड का मतलब सिंपल सा है कि अगर मैंने उसमें से कोई भी x को उठाया, ओपन बॉल कंसीडर की, तो उसमें कंटेन्ड होनी चाहिए। मेरे को पता है थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं तो समझ नहीं आ रही होंगी, मैं एक और बार समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर यहां पे एक x है और तुमने एक ओपन बॉल कंसीडर की, कुछ ऐसे, याद रखना बॉल ओपन है, बाउंड्री कंसीडर नहीं कर रहे, तो ये पूरी की पूरी कंटेन होनी चाहिए इन इस n में, और x तो इससे भी बड़ा होगा, समझ पा रहे हो। अगर तो ये इसके अंदर कंटेन कर गई कंप्लीटली, एक भी एलिमेंट बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर कंप्लीटली कंटेन कर गई, देन वी विल से दिस इज नेबरहुड फॉर x, दिस इज नेबरहुड फॉर x। इस चीज का ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल पे चलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लेना चाहूं एक एग्जाम्पल, तो x इज इक्वल टू r बताएं है, वैसे तो अभी अभी मैंने यही एग्जाम्पल, तुम्हें अब लिख भी सकते हो इसको, और डिस्टेंस बिटवीन x एंड y हमारे पास है कुछ ऐसा, तो हम क्या, और एक n कंसीडर किया है ab, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि n इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट इट्स बाउंड्री पॉइंट्स, एक्सेप्ट इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना होगा, पक्का, गारंटी, ऐसा कुछ हमारे पास। बात समझ में आई? चल आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं यहां पे x लूं, ये समझ आया बाउंड्री पॉइंट्स क्यों कंसीडर नहीं किए, साइड में बना लेना, ये a है, ये b है, अगर मैं a के अक्रॉस एक वो बनाऊंगा, क्लोज्ड ओपन बॉल बनाऊंगा x, a, तो वो कंटेन पूरी की पूरी नहीं करेगी n में, ठीक है। चलो बाहर चले गए ना, क्योंकि इस n से बाहर चले गए। अगर x हमारे पास है दोबारा रियल, और डिस्टेंस भी हम ऐसे ही मेजर कर रहे हैं यूजुअल मैट्रिक से, लेकिन हमने n चेंज कर दिया है ab, पहले भी तो ये लिया भैया आपने, नहीं इस बार इंटरसेक्शन क्यू भी, सारे के सारे रैशनल नंबर लेने हैं इस बार तुम्हें, इसके बीच के रैशनल नंबर्स। अब तुम खुद ही सोचो, जैसे ही तुमने एक बॉल कंसीडर की, जैसे ही तुमने एक बॉल कंसीडर की, क्या होगा भाई, उसमें तो इरेशनल भी आ जाएंगे। मतलब कहने का है, तुमने यहां पे फॉर एग्जांपल वन डायमेंशन है तो मैं ऐसे बना सकता हूं, अगर तुमने यहां पे ए कंसीडर किया, यहां पे बी कंसीडर किया, फॉर एग्जांपल यहां से कोई पॉइंट उठा लिया एक्स के एक बॉल कंसीडर कर ली, एक्स सेंटर है, आर रेडियस की, मतलब आर इधर जाएंगे, आर इधर जाएंगे, लेकिन इसमें तो इन्फिनिटली मैनी इनरैशनल नंबर भी आ जाएंगे, और इरैशनल तो इस सेट में है नहीं, सिंस देयर आर इनफिनिटली मैनी irrational numbers between in open ball BXR, कोई भी पॉइंट पे कंसीडर करोगे सच दैट ये हमारे पास सबसेट होने वाली है n का, कोई भी ओपन या ओपन, इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, since there are infinitely many irrational numbers in the neighborhood, ऐसे लिख लो, in the neighborhood of all points of n, therefore q is therefore n is not neighborhood of any of its points, therefore n is not neighborhood of any of its इंटीरियर पॉइंट। इस बात का ध्यान रखना, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, बढ़िया से, बहुत अच्छे। इसके बाद अगर मैं एक और एग्जांपल तुम्हें दिखाना चाहूं तो हमारे पास कुछ ऐसा है कि R2 ही कंसीडर कर लेते हैं इस बार। लेट अस से सेट हमारे पास है R2 और मैट्रिक हमारे पास दे रखी है x, y, जो कि है रूट में x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि भाई n 0 से 1 क्रॉस 0, ऐसा कुछ है हमारे पास, 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं,
तो ये बताओ हमारे पास क्या होगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, इसमें एक सेट बना लेते हैं। अगर मैं एक सेट बना लूं, आई होप कि तुमने ये डेफिनेशन लिख ली हो, अगर मैं एक सेट बना लूं यहां पे, या कार्टेशियन प्लेन बना लूं कुछ ऐसे, जिसमें 0 1 0 1 0 1 0 1 का तो मतलब कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना। तुम कोई भी पॉइंट यहां पे कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाउंड्री पे नहीं जा पाओगे, क्योंकि अगर तुम मान लो y होता ना ये दूसरे वाला, या ऐसे समझ लो x, y, अगर तुमने यहां बाउंड्री पे कोई कंसीडर कर लिया तो बाहर चली जाएगी वो बॉल, और बाहर जाना अलाउड नहीं होता। इसका मतलब अगर मैं इसका ऐसे कह सकते हैं, n इज नेबरहुड ऑफ ऐसा कुछ, n इज नेबरहुड ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ 0,1 क्रॉस 0,1, मतलब मैंने वो वाला 1 हटा दिया है, ठीक है। बाउंड्री कंसीडर नहीं कर सकते वरना थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओपन सेट का मतलब होता है अगर हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस गिवन है तो सारे के सारे पॉइंट्स के लिए अगर वो सेट नेबरहुड हुआ, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, अगर सारे पॉइंट्स के लिए हुआ तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, ओपन सेट बोलते हैं। जैसे ओपन इंटरवल इज ऑलवेज एन ओपन सेट, तो x इक्वल टू आर, डी हमने कंसीडर किया है यूजुअल मैट्रिक, और n हमने कंसीडर किया a, b, तो हमारे पास ओपन सेट होगा, ठीक है। देन a इज ओपन या n इज ओपन, n इज ओपन। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बढ़िया से। दूसरा हमारे पास लेट एक्स डी, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं, साथ साथ लिख लेना। लेट एक्स डी बी अ डिस्क्रीट metric space, discrete metric space, A is a subset of R, then A is open set because it is, then A is open set because it is neighborhood of each of its points, because it is neighborhood of each of its points। सोचना भाई से कैसे लिखा है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अगर x हमें दे रखा है R2 और dxy हमें दे रखा है यूक्लिडियन मैट्रिक, याद है वो रूट में x1 माइनस y1 का स्क्वायर, वो जो अभी भी कराई थी ना, वही सेम यूक्लिडियन मैट्रिक, और a सेट हमें दे रखा है x, y सच दैट इट x, y बिलोंग्स टू दिस सच दैट 0 लेस देन x लेस देन 1 और y है ग्रेटर देन 1। b हमें दे रखा है x, y बिलोंग्स टू R2 सच दैट x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड y इज लेस देन 1। और थर्ड हमें दे रखा है x, y बिलोंग्स टू R2 सच दैट x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 अगेन एंड y इज लेस देन इक्वल टू 1। अब यहां पे हम बड़ी ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू 1 भी हमें दे रखा है तो दिक्कत हो गई, y इक्वल टू 1 नहीं देना चाहिए था। y इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि हम अब बाउंड्री पे आ गए, और बाउंड्री में जब भी तुम कंसीडर करोगे कोई भी ओपन बॉल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ग्राफ है, अगर तुम यहां पे बाउंड्री पे 1 पे कंसीडर करोगे कुछ ऐसे, y इक्वल टू 1 यही तो होगी ना लाइन, अगर तुमने इस पे एक ओपन बॉल बना दी तो वो बाहर चले गए, सेट के अंदर पॉइंट्स तो कंसीडर हो जाएंगे, इधर वाले कहां से लाओगे, तो ये कंप्लीटली कंटेन नहीं करेगा। इसका मतलब हमारे पास ये जो हमारे पास ओपन बॉल आएगी ये कंप्लीटली नहीं आने वाली है, ये जो नेबरहुड होगा हमारे पास ये कंप्लीटली नहीं आने वाला है इस सी के अंदर, ठीक है। आई होप कि यहां तक बात समझ आ रही है। इस हिसाब से अगर हम कहें तो ए और बी हमारे पास हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम यहां पे देखें तो लेस देन के साइन लग रखे हैं, और इसका अगर मैं ग्रेटर देन वाले का बताऊं, ग्रेटर देन 1 का मतलब इसके बाहर की बात कर रहे हैं, लेस देन 1 का मतलब हम अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। y ग्रेटर देन मतलब 1 मतलब बाहर की बात कर रहे हैं, और सिर्फ x 0 से 1 तक इतने की ही बात कर रहे हैं हम, इससे बाहर नहीं जा रहे। मैं यहां बना के दिखाता हूं, कुछ ऐसे है। तो एक हम यहां की बात कर रहे हैं x इक्वल टू 1 तक, ये सारा जितना भी है, और दूसरा हम बात कर रहे हैं इससे नीचे नीचे तक। बाउंड्री पॉइंट्स यहां पे नहीं आ सकते, तुम याद रखना, ठीक है। यहां पे नहीं अलाउड है, क्योंकि अगर तुम
ऊपर वाला ही कंसीडर करोगे तो हम नीचे आ जाएंगे एक ओपन सेट लेते ही, और नीचे वाला सपोज करेंगे सेट, तो अगर तुमने एक ओपन बॉल ली बाउंड्री पॉइंट पे तो बाहर चली जाएगी, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते, बाकी दोनों क्या हैं, ओपन हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो ओपन सेट के बारे में हमने बात की है, इसके बाद बात करते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक के बारे में। इक्विवेलेंट मैट्रिक दो मैट्रिक्स को कब बोलते हैं, जब ये रिलेशन होल्ड करे, मतलब अगर एक मैट्रिक को तुम ऐसा कुछ लिख सको k1 d1 लेस देन इक्वल टू d2 k2 d2, मतलब कुछ कांस्टेंट टाइम्स ऐसा कुछ लिख सको, और जो रिलेशन होने वाला है वो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। मैं एक काम करता हूं, इसका एक खूबसूरत सा तुम्हें वो दिखाता हूं एग्जांपल, तब बात हमें समझ आने वाली है। एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे है कि x हमारे पास है n डायमेंशनल स्पेस, और d1 हमारे पास गिवन है एक मैट्रिक कुछ ऐसे n इक्वल टू 1 2 या i इक्वल टू 1 to n, और मोड xi माइनस yi और पूरे की पावर होल स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। d2 एक मैट्रिक दे रखी है मैक्सिमम ऑफ xi माइनस yi, ठीक है, और d3 एक मैट्रिक गिवन है, d3 एक मैट्रिक हमारे पास गिवन है समेशन xi माइनस yi और i इक्वल टू 1 to n। हमें बताना है d1 d2 और d2 d3 ये है इक्विवेलेंट मैट्रिक, और आपस में भी इक्विवेलेंट हो ही जाएंगे फिर तो, ये है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने बताया था, अगर d1 इक्विवेलेंट है d2 के, d2 इक्विवेलेंट है d3 के, तो d1 और d3 भी क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले हमें प्रूफ करना होगा, तो एक काम करते हैं, एक बात तो हमें पक्का पता है कि d1 हमेशा बड़ा होगा d2 से। क्यों? क्योंकि यहां पे तुम सम कर रहे हो, है ना, तो मतलब d2 से तो बड़ा ही होगा d1, हमेशा सम कर रहे हो चीजों का, है ना। लेकिन एक मिनट, अगर मैं यहां पे d1 लिखूं कुछ ऐसे समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस yi का स्क्वायर और पूरे का रूट, एक बात तो हम गारंटी दे सकते हैं। क्या गारंटी दे सकते हैं? कि ये जो भी होगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू से तो छोटा ही होगा। जितने भी मॉड्यूलस आते जाएंगे, एक बात पक्की है कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू से तो छोटा ही होगा। मतलब कहने का सीधा सीधा सा क्या है कि समेशन i इक्वल टू 1 to n, ये जो भी वैल्यू होने वाली है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू से छोटी होगी, अपनी मैक्सिमम वैल्यू से छोटी होगी। मतलब ऐसा कुछ d2xy से तो छोटी होगी, क्योंकि d2xy हमें क्या दिख रहा है, मैक्सिमम, और इस पूरे का होल स्क्वायर भी है, होल रूट भी है। नहीं समझे? मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो मोड xy है अपनी मैक्सिमम वैल्यू से तो छोटा ही होगा, तो मुझे यहां लिखना चाहिए लेस देन इक्वल टू, ये जो भी वैल्यू है इससे तो छोटी होगी। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है ना। और यहां से हम कह सकते हैं ये आई तो रहा ही नहीं, अब इसका मतलब सिर्फ समेशन रह जाएगा, और सिर्फ समेशन का मतलब हमारे पास होता है n, या ऐसे भी लिख सकते हैं d1xy लेस देन इक्वल टू n d2xy का स्क्वायर और पूरे का रूट। फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, सिर्फ समेशन का मतलब होता है तुम्हें 1 1 1 1 1 1 प्लस करना है n टाइम्स, तो इसलिए मैंने n लिख दिया, जो कि हमारे पास आ जाएगा d1xy लेस देन इक्वल टू रूट n d2xy, क्योंकि स्क्वायर से रूट इसका कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहां से पहले कुछ पता चला था कि d2 जो है हमेशा इससे छोटा ही होगा, इससे, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं चीजों को मॉड्यूलस लगा के, इसकी मैक्सिमम वैल्यू से तो छोटा ही होगा। यहां तक समझ आ रहा है? बढ़िया। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इस इधर ही लिख देता हूं लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू d2xy, और यहां पे हम 1 लिख सकते हैं, मतलब 1 टाइम्स d2 से बड़ा होगा, रूट n टाइम्स d2 से छोटा होगा। कौन? d1। ऐसे ही अब मैं लेके चलने वाला हूं थर्ड वाली मैट्रिक, जैसा अभी किया है बिल्कुल सेम काम करने वाला हूं मैं थर्ड वाली मैट्रिक के लिए। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगी कि एक बात तो पक्की है, मैं समेशन इसका कर रहा हूं, तो d3 तो ऑब्वियस बात है बड़ी ही होगी d2 से, मैं इसका समेशन कर रहा हूं, वो तो मैक्सिमम वैल्यू है, वो एक ही है, और ये n है, तो पक्का बड़ा ही होगा। मतलब हम कह सकते हैं सीधी सीधी बात कि d2 से तो पक्का बड़ा ही होगा d3, क्योंकि यहां पे मैं सम कर रहा हूं, उसमें तो एक ही है,
है ना, इसमें तो एक ही वैल्यू एक्स आई माइनस वाई आई, और यहां पे तो पूरा का पूरा सम हो रहा है जैसे पिछले में लॉजिक लगाया था हमने, है ना। और इस हिसाब से अगर मैं d3 लेके चलूं d3xy, तो हम कह सकते हैं समेशन i इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई। ये जो भी चीज है अपनी मैक्सिमम वैल्यू से तो छोटा ही होगा, मतलब लेस देन इक्वल टू ये एक्स आई वाई आई, एक्स आई माइनस वाई आई, ये पक्का छोटा होगा d2xy से। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी। यहां पे ये जो भी आंसर आएगा, ये जैसे जैसे तुम आई की वैल्यू पुट करते रहोगे आंसर आते रहेंगे, अपनी मैक्सिमम वैल्यू से तो छोटा ही होगा ना, समेशन नहीं मैंने हटाया, ठीक है। तो इसका मतलब है जो d3xy है ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू आ जाएगा d2 बाहर, और सिर्फ समेशन का मतलब होता है n। तो हमारे पास ये बात पता लग गई है कि d2xy से बड़ा होगा d3, इससे बड़ा होगा 1 टाइम्स लिख देते हैं, लेकिन n टाइम्स d2xy से छोटा होगा, यह भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसका मतलब हमें यहां से पता लग रहा है d1 इज इक्वल टू d2, d2 इज इक्वल टू d3, तो d1 मस्ट बी इक्वल टू d3। तो तीनों हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं। अब हमने इक्विवेलेंट की बात की ही है, तो हम यहां पे एक रिजल्ट भी देख लेते हैं कि क्यों पढ़ा है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इसलिए पढ़ा क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्विवेलेंट है एक सेट पे जिसमें हमने मैट्रिक को डिफाइन किया है, देन अ सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन विद रिस्पेक्ट टू d1 इफ इट इज ओपन विद रिस्पेक्ट टू d2। अगर हमें कभी भी ओपन सेट देखना है d1 के रिस्पेक्ट में, अगर मैं किसी भी एक जैसे a है, अगर वो इसके रिस्पेक्ट में ओपन है तो इसके रिस्पेक्ट में भी ओपन होगा, इसके रिस्पेक्ट में भी ओपन होगा। बार बार चीजों को चेक नहीं करना। एंड ओपन सेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने ऑलरेडी बताया है, क्योंकि सारी की सारी टोपोलॉजी ही हम ओपन सेट्स में देखते हैं। तो मेन हमारे पास मुद्दा, हम जब भी बात करेंगे तो हम ज्यादा किसको देखना चाहेंगे, ओपन सेट्स को देखना चाहेंगे। आई होप कि यहां तक बात समझ आ रही होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं इंटीरियर पॉइंट्स की तरफ। इंटीरियर पॉइंट हमारे को क्या कहते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो कि हमारे पास, वो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे पास ए के इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। अगर मैं उसके एक्स के एक ओपन बॉल कंसीडर करता हूं तो वो ए के अंदर ही आ जाए, बस इतना सही है। तो हम एक्स को क्या कहेंगे, ए का इंटीरियर पॉइंट। याद रखना, अगर ये हमारे पास एक ए सेट है, इसमें मैं कोई भी एक्स उठा लेता हूं, कोई भी एक्स उठा लूंगा, उसके अराउंड एक बॉल कंसीडर करूंगा, ओपन बॉल कंसीडर करूंगा, तो ए के अंदर ही आनी चाहिए आर रेडियस की। जैसे मैंने वाई कंसीडर किया और ऐसा कुछ है, मैं यहां भी कंसीडर कर सकता था, बस अंदर होना चाहिए था। मैं बिल्कुल बाउंड्री के पास भी कंसीडर कर सकता था। क्या मैं बाउंड्री पे कंसीडर कर सकता था ऐसे? नॉट अलाउड, क्योंकि हम ये जो ओपन बॉल होती लेटर से z के अराउंड की है, तो z कोमा r दिस डज नॉट बिलोंग टू a, क्योंकि हम बाहर चले गए सेट्स और बाहर के पॉइंट्स लेना अलाउड नहीं होता। इसीलिए हम बार बार ओपन सेट्स की बात करते हैं एज कंपेयर टू क्लोज सेट्स की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तुम्हें पूरी पिक्चर समझ आ गई होगी, लेकिन अगर मैं थोड़े से एग्जांपल्स ना दूं इंटीरियर पॉइंट्स के तो बहुत बड़ी गुस्ताखी होने वाली है, जिससे बचने के लिए एक एग्जांपल लिखो। एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे है कि x इज इक्वल टू r, रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम, और मैट्रिक वही यूजुअल है, और सेट हम कंसीडर कर रहे हैं, सेट हम कंसीडर कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स या फिर इररेशनल नंबर्स। बताओ भाई इसमें कितने कितने इंटीरियर पॉइंट्स हैं, या इसके इंटीरियर सेट में क्या आने वाला है ये बताओ। तो एक बात बताएं, इसके इंटीरियर सेट होगा खाली, क्योंकि अगर जैसे ही तुम रैशनल का सेट लोगे या इररेशनल का सेट लोगे, उसके अराउंड एक बॉल कंसीडर करोगे, देयर आर इनफाइनाइटली, अगर तुमने इररेशनल का कंसीडर किया है तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स इन दिस गोला, और ये गोले में इतने सारे रैशनल नंबर्स भी आ गए। इसका मतलब दिस बॉल डज नॉट बिलोंग टू इररेशनल। रियल का पार्ट लिया था तुमने, एक रैशनल है ना, इसका मतलब ये तो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स इसके क्या आ गए, खाली। तो ये बात को ध्यान रखना, इसमें कोई भी इंटीरियर पॉइंट तुम्हें नहीं मिलने वाला। इंटीरियर पॉइंट का मतलब सिंपल सा होता है, तुमने कोई भी बॉल कंसीडर की, तो अगर तुमने कभी भी कोई बॉल कंसीडर की तो वो पूरी की पूरी कंप्लीटली उसी सेट में आनी चाहिए, तभी उसको हम इंटीरियर पॉइंट्स का सेट बोलने वाले हैं, या फिर उसको इंटीरियर पॉइंट बोलने वाले हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम लेके चले, हमारे पास आ जाएगा, अभी अभी एग्जांपल थोड़ी देर पहले भी बताया था, R2, और डिस्टेंस वही मान लेते हैं यूक्लिडियन मैट्रिक। और अगर हम यहां पे एक सेट लेके चलें A इक्वल टू 0 to 1 क्रॉस 0 to
1 ऐसा। तो इंटीरियर पॉइंट का सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें दिख ही गया होगा, बाउंड्री पॉइंट्स नहीं लेना है, ठीक है। तो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट का सेट आ जाएगा 0,1 क्रॉस 0,1। बाउंड्री पॉइंट्स कैसे होते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स का तुम्हें मैं बताता हूं, हाँ वैसे अभी मैं बताने वाला हूं डिटेल में भी, बट बाउंड्री पॉइंट के बारे में अगर बताऊं तो अगर कोई भी मैंने एक एक्स को बाउंड्री पॉइंट कब बोलेंगे, बाउंड्री पॉइंट कब बोलेंगे, हम तब बोल सकते हैं अगर तुम एक बॉल कंसीडर करो x, r की, तो उसका इंटरसेक्शन a के साथ भी फाई नहीं आना चाहिए और उसका इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के साथ भी फाई नहीं आना चाहिए, मतलब बाहर भी कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, अंदर भी कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट में क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट में होता है कि ऐसा होता है, इंटरसेक्शन विद a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाई, तो उसे इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। ये क्या है, बाउंड्री पॉइंट, और ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट। तो एक्सटीरियर क्या होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट को ऐसे लिख सकते हो, जब भी एक ओपन बॉल कंसीडर करोगे r रेडियस की, तो उसका इंटरसेक्शन a के साथ कितना आना चाहिए, फाई, मतलब अंदर कोई पॉइंट कंसीडर नहीं होना चाहिए, a सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन आना चाहिए फाई, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट्स। सारी डेफिनेशन एकदम चमकती दमकती सी है भाई, ऐसे ही नहीं है, हाँ समझ पाए पक्का, बढ़िया, बहुत अच्छे। ये है हमारे पास, और एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी इसको मैं हटा देता हूं, इंटीरियर एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट को, मेरे को जगह बढ़िया लगी इसलिए मैंने यहां पे घुसेड़ दिया है, वरना उतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट हमारे पास नहीं था ये, ठीक है। अभी करेंगे इसको भी। अगर मान लो मैं लिखूं a इज इक्वल टू Q क्रॉस R, देन A इंटीरियर सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर से फाई ही आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाने वाला हूं, लेट रिजल्ट्स लिख लो, लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस, बी अ मेट्रिक स्पेस। तो पहला हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा इंपॉर्टेंट, फाई एंड x आर ऑलवेज ओपन सेट्स, आर ऑलवेज ओपन सेट। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है, फाई एंड एक्स आर ऑलवेज ओपन सेट्स, बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्स खुद भी ओपन है, देख पाए। दूसरा हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स देन ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। छोटे तो इससे बहुत होंगे, हाँ छोटे तो इससे बहुत होंगे, लेकिन सबसे बड़ा इंटीरियर सेट ओपन सेट होता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। नेक्स्ट पॉइंट है, डायरेक्ट पॉइंट याद रखने हैं, ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। फिफ्थ हमारे पास है आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, इज ओपन। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट एंड कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस पे पहुंचने से पहले मुझे सीक्वेंस के बारे में थोड़ा सा बताना होगा, तो पहले यहां आते हैं। क्लोज सेट किसे कहते हैं, जो अगर हमारे पास कभी भी किसी सेट को क्लोज कब कहेंगे, जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। यही है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कुछ मैं तुम्हें छोटी छोटी सी चीजें कराता हूं। एग्जाम्पल हम बहुत सारे लेके आए हैं तुम्हारे लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो अगर हमें x दे रखा है r और d दे रखा है x माइनस वाई, तो हमारे पास इस बार a इक्वल टू नेचुरल नंबर्स अगर मैं पूछूं तो हमारे पास क्या होगा, इस बार नेचुरल नंबर ले रहे हैं, याद रखना। और देन a अगर मैं नेचुरल नंबर ले लूं तो a कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, पहले तो ये सोचते हैं। a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आने वाला है, लेट अस सी। तो a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, पहले तो सारे नंबर, पहले तो इधर जाओ। उसके बाद सारे वो नंबर तुम्हें उठाने हैं यूनियन ऑफ, ये ऐसे कह सकते हैं इसे, हाँ ठीक है, छोटे वाला यूनियन लिख लेते हैं इसे,
यूनियन ऑफ ऑल दी n इक्वल टू 1 to n, ये सारे के सारे इंटरवल्स तुम्हें हटाने होंगे यहां से, सारे के सारे इंटरवल्स हटाने होंगे पहले तो तुम्हें यहां से। अगर तुम ध्यान से सोच पाए, n की जगह 1 डालोगे तो 1 से लेकर 2 तक सारे नंबर हटा दो, 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है, यहां से भी मैंने 1 हटा दिया है ना, 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है। n की जगह 2 डालोगे, 2 से लेकर 3 तक बीच के सारे नंबर हटा दो, कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। नहीं समझे क्या? दोबारा समझाते हैं। नंबर लाइन में 1 2 3 4 यही तो है नेचुरल नंबर्स, इधर का तो वैसे ही मैंने सारा हटा दिया, और कौन सा हटाना है? हटाने का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के सारे। 1 डालोगे n की जगह, 1 और 2 के सारे नंबर हटाने हैं, जो नहीं हटाने मैं उस पर गोला लगा देता हूं, ये नहीं हटा पाओगे यूजिंग दिस सेट, सोच के देख लो, नहीं हटा पाओगे ये तुम। n की जगह 1 डालोगे, 1 से लेकर 2 के बीच के एलिमेंट्स हमें सारे हटाने हैं, ऐसे ही 2 से 3 के बीच के सारे एलिमेंट हटाने, तो बचेंगे क्या? नेचुरल नंबर्स। तो इसके अलावा क्या बच रहे हैं? नेचुरल नंबर्स, इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट लिखा है। आई होप कि तुम बात समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो ये हमारे पास क्या है? ओपन। ये भी क्या है? ओपन। ये तो ओपन आ गया, तो इसका मतलब AC इज ओपन। अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। इसका मतलब अगर AC ए कॉम्प्लीमेंट ओपन आ रहा है, देन A इज क्लोज्ड। A इज क्लोज्ड, खत्म हो चुका। A हमारे पास क्या है? क्लोज्ड है। ऐसा था हमारे पास। अगर A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ओपन है, देन A इज क्लोज्ड सेट। बात समझ आई? पक्का? गारंटी? चलो आ जाओ, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे बढ़े। तो हमारे पास आता है कि एक चीज और याद रख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है, दूसरे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखवा देता हूं, लेट XD बी अ मेट्रिक स्पेस, बी अ मेट्रिक स्पेस, या ऐसे लिख लो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, 0 1 वाला, एंड A इज अ सबसेट ऑफ X, देन A complement is also a subset of X, which implies A complement is open. A complement is open, which implies A is both open and close. Open and close. पहले ही मैंने तुम्हें बताया था, यहां पे हो सकता है ओपन और क्लोज दोनों ही हो। ऐसे सेट्स भी हमें मिल जाएंगे जो कि दोनों ओपन भी है और क्लोज भी है, क्योंकि ये हमारे पास X क्या होता है? ओपन होता है। तो इसका जो सबसेट हमने लिया वो ओपन होगा। समझ पा रहे हो? वो हमारे पास क्या होगा? ओपन होगा। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ओपन आ रहा है तो ये क्लोज भी होगा, लेकिन एक खुद भी एक सबसेट है। ध्यान से देखते हैं, X ओपन है, इसका सबसेट हमारे पास ये क्या है? ओपन। ठीक है, और एक कॉम्प्लीमेंट भी इसका ही है, ये भी खुद भी ओपन होगा। ए कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो ए क्या होगा? क्लोज्ड। लेकिन ए क्या था? ए तो ओपन था, तो दोनों हो गए। ये कहना चाह रहा हूं मैं, बात समझ आई? बढ़िया। तो ऐसे हमारे पास ये छोटे छोटे एग्जांपल्स को कलेक्ट करके एक बड़ी कलेक्शन से बन सकती है, उस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद हमारे पास आते हैं लिमिट पॉइंट्स। अब लिमिट पॉइंट क्या थे? हमने क्या करना है? लेट XD बी अ मैट्रिक स्पेस, जैसा अभी तक हम करते आए हैं। एक मैंने सबसेट ले लिया है X का, एक पॉइंट लिया है, इसको लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे? जब हमारे पास कोई भी बॉल कंसीडर करूंगा मैं, उस एक में से उस X को हटा के कम से कम एक पॉइंट तो कॉमन आना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, सिंपल भाषा में तुम्हें बताएं तो, अगर मैं एक बॉल कंसीडर करूं X, R, उसमें से हटा दूं X को, तब भी इंटरसेक्शन A के साथ कितना आना चाहिए? नॉट इक्वल टू 5। एक आधा पॉइंट तो तब भी कॉमन आ ही जाना चाहिए। तब हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इंटीरियर पॉइंट। जैसे मेरे पास एक सीक्वेंस है 1/n, जो कि आएगी 1 1/2 1/3 अप टू सोन करते करते, जीरो तो कभी आएगा ही नहीं। लेकिन जीरो इस सेट का एक लिमिट पॉइंट है। बताऊं कैसे? क्योंकि जब तुम 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन करोगे और जीरो को हटा भी दोगे, तब भी लेफ्ट साइड पे, सॉरी, जीरो के राइट साइड पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनका इंटरसेक्शन ये वाले सेट के साथ नॉट इक्वल टू 5 आएगा। बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे तुम्हें राइट साइड पे जीरो के, जो कि इस सेट में भी आएंगे, जीरो को छोड़ के भी, क्योंकि जीरो तो आएगा ही नहीं इस सेट में। तो जो लिमिट पॉइंट होता है वो सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं है कि वो सेट में ही हो। बात समझ आई? जरूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट सेट में ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बस उस सेट में एक पॉइंट तुम्हें कॉमन मिल जाना चाहिए। सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होता है उसे बोलते हैं A डैश। तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड A डैश।
मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। जैसे मैं तुम्हें बताना चाहूं एक एग्जांपल इसका, तो एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू आर रियल और dxy हमारे पास है x माइनस वाई, ऐसा कुछ दे रखा है। तो a हमारे पास कुछ ऐसा है a कोमा b, हमें बताना है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, कौन कौन इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे, सारे लिमिट पॉइंट्स होंगे इस बार, क्योंकि अगर तुमने यहां पे a कंसीडर किया, यहां b कंसीडर किया, a को तुमने हटा भी दिया, a को हटा भी दिया, तब भी राइट साइड पे बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो इसी सेट में होंगे। ऐसे ही b को तुमने हटा भी दिया तो लेफ्ट साइड पे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो इसी सेट में होंगे, b को छोड़ के भी, है ना। ये याद रख लो लिमिट पॉइंट के लिए कंडीशन, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं निकालूंगा सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स तो दोबारा से क्या आ जाएगा, यही बाउंड्री पॉइंट्स और बीच में मतलब एंड पॉइंट्स भी आ जाएंगे, और तो मेरे को यहां पे ऐसा लिख देना चाहिए था, इसे एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है, एंड पॉइंट्स भी इसके लिमिट पॉइंट्स होने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखना। इंटीरियर नहीं होंगे, लिमिट पॉइंट्स होंगे। सीक्वेंस क्या होता है, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा भी, सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन होता है नेचुरल नंबर से लेके कोई भी एक सेट है हमारे पास लेटर से x तक। इस बार हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे रियल नंबर्स पे, ठीक है। हम यहां पे कोई भी सेट लेके चल रहे हैं x, तो जो भी हमारे पास फंक्शन n से लेके x तक डिफाइन हो रहा है, हम f ऑफ 1 को मैप करा देंगे लेटर से कुछ स्मॉल x1, ऐसे ही f ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा स्मॉल x2, इसको मैं लिख दूंगा स्मॉल x3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगी। कितनी टर्म्स होती है सीक्वेंस में, इनफाइनाइट। वैसे आज तक जब भी हमने कन्वर्जेंस देखी थी तो हमारे पास कुछ ऐसा होता था, xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। जब टर्म्स की जो डिफरेंस है बहुत छोटा हो जाए, कितना छोटा, एप्सिलॉन से छोटा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। n नॉट एक फिक्स्ड नंबर है, ये n नॉट डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे, तुम जितने छोटे एप्सिलॉन पे सेटिस्फाई होंगे n नॉट उतना ही बड़ा होने वाला है, ठीक है। मैट्रिक स्पेस में कैसी होती है डेफिनेशन वो देखो, xd को मैट्रिक स्पेस बोलने वाले हैं, सॉरी xd हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है, देन xn इन इज अ सीक्वेंस इन x, कोई भी सीक्वेंस है, देन xn इज कन्वर्जेंट, xn is convergent and converges to x if for each epsilon greater than 0 n not belongs to n, कोई एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके बाद टर्म्स का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस बिटवीन टर्म्स है वो बहुत छोटा हो जाएगा। किससे छोटा, एप्सिलॉन से छोटा। मतलब अगर मैं यहां पे कोई भी स्पेस कंसीडर करूं तो यहां पे है x1 x2 x3 x4 अप टू यहां पे x पड़ा है। जैसे जैसे तुम इसके पास आते जाओगे टर्म्स बहुत ज्यादा क्लोज होती इसी पे ही अप्रोच कर जाएंगी। एक समय ऐसा भी आएगा जब xn जो कोई nth टर्म लोगे और इस x, ये जो सेंटर में पड़ा हुआ x, इसका अगर तुम डिस्टेंस ले लोगे इन दोनों के बीच में तो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन एक बहुत 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 छोटा पॉजिटिव नंबर है। कितना छोटा तुम कंसीडर करोगे, तुम बताओगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंस थी। कन्वर्जेंस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी हम जब कोशी की बात करने वाले हैं तो अगर कोशी सीक्वेंसेस वैसे तो कन्वर्ज नहीं करती हैं, अगर कन्वर्ज करेंगे तो हम उसे कंप्लीट मैट्रिक स्पेस भी बोलेंगे, कंप्लीट स्पेस बोलेंगे, कंप्लीटनेस भी बोलेंगे। सीक्वेंसेस के कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास आ रहा है कन्वर्जेंस डिपेंड्स ऑन मैट्रिक, डिपेंड्स ऑन मैट्रिक। सबसे पहला पॉइंट यही लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल x हमने लिया है 0 से लेके 1 तक, और लेटर से हमने कोई भी मैट्रिक कंसीडर की है x माइनस वाई यूजुअल, और दूसरी मैट्रिक मैं कंसीडर कर रहा हूं डिस्क्रीट मैट्रिक, याद है वो 0 और 1 वाली, हाँ ऐसा कुछ, ठीक है। चलो सपोज लेट xn कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेस इन डिस्क्रीट मैट्रिक में कन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब बाय डेफिनेशन मैं कह सकता हूं फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट ग्रेट बिलोंग्स टू लेट अस से नेचुरल नंबर सच दैट, क्योंकि फंक्शन कहां से कहां डिफाइन था, नेचुरल नंबर से x तक, यहां से उठाएंगे यहां पे मिलेंगे, है ना, n से नंबर उठाएंगे मैप करा के x पे मिलने वाले हैं, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x and n इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एप्सिलॉन इज 1/2, कितना भी छोटा एप्सिलॉन ले सकते हैं हम, एप्सिलॉन इज 1/2, तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन xn and x इज लेस देन 1/2। वेट अ सेकेंड,
लेकिन डिस्क्रीट मैट्रिक में तो हमारे पास दो ही नंबर्स पॉसिबल थे, एक 0 और एक 1। इसका मतलब हमारे पास लेस देन 1/2 का मतलब इनके बीच में डिस्टेंस पक्का कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। 1/2 से छोटा क्या होता है, 0, विच इंप्लाइज डिस्टेंस बिटवीन x एंड x इज इक्वल टू 0। 1/2 से छोटा 0 ही होता है ना, विच इंप्लाइज xn मस्ट बी इक्वल टू x। इसका मतलब सीधा सीधा सा हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इंप्लाइज, हम कह सकते हैं कि डिस्क्रीट मैट्रिक में कभी भी कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब इवेंचुअली वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। सारी की सारी टर्म्स उसमें सेम हो जाएंगी। xn इक्वल टू x आने का मतलब है सारी की सारी टर्म्स सेम है। x1 x2 मतलब स्टार्टिंग में कुछ अलग भी हो सकती है, बस उसके बाद x2 x3 x4 सारी की सारी x ही हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसे, अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो xn which implies xn is eventually constant। xn is eventually constant, या कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 अप टू सो ऑन। इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 0। अरे तुम कहोगे स्टार्टिंग में कैसे अलग आ रही हैं, स्टार्टिंग में अलग आ सकती है क्योंकि मैंने यहां पे कहा तो ना एक n के बाद ये चीज वर्क करने वाली है। मैंने ये थोड़ी कहा हमेशा वर्क करेगी, है ना। मैंने ये थोड़ी कहा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैंने कहा एक n नोट के बाद ये काम होने वाला है, इसीलिए एक समय के बाद ये काम होने वाला है, बट होगा। तो आज के बाद हमें एक बात पता लगी है, बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट, नोट में डाल लेते हैं, हमारे काम की है कि इफ अ सीक्वेंस कन्वर्जेस इन, if a sequence converges in discrete metric space, then it is eventually constant, काउंटर एग्जांपल सुनो, सपोर्ट वाला एग्जांपल तुमने देख लिया, काउंटर एग्जांपल सुनो। 1/n टर्म्स क्या होंगी, 1 1/2 1/3 अप टू सो ऑन। हमें पता है ये कन्वर्ज करती हैं, ठीक है, कन्वर्ज 1/n कन्वर्जेस टू 0, इन x, d1। d1 में तो सही है, कन्वर्ज करेगी, बट डज नॉट कन्वर्ज इन x, d2। तो मेट्रिक पे भी डिपेंड करता भाई, इवेंचुअली कांस्टेंट नहीं होगी ये, है ना। इसमें तो सारी डिफरेंट टर्म्स आने वाली हैं, बिकॉज इट इज नॉट इवेंचुअली कांस्टेंट, इसलिए हम कह रहे हैं यहां पे अलाउड ही यही नंबर है यार, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, अलाउड ही नहीं है, कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैट्रिक पे डिपेंड करती है सारी की सारी चीजें, अगर तुम ध्यान से यहां पे समझ पाए तो। मैं एक और एग्जांपल से तुम्हें समझाना चाहूंगा, जो कि हमारे पास है, एक और एग्जांपल है हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 to 1, डिस्क्रीट यूजुअल मैट्रिक ले लेते हैं, एंड लेटर से y हमारे पास है 0 to 1 ऐसा, और xn हमारे पास है, लेटर से सीक्वेंस ले लेते हैं कुछ 1/n। बताओ ये कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी, देन द आंसर इज ये कन्वर्ज करेगी इस स्पेस में, ये कन्वर्ज नहीं करेगी इस स्पेस में। क्यों भाई, 0 है इसका आंसर, और 0 तो इस स्पेस में आ ही नहीं रहा, है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1/n कन्वर्जेस इन x, d1 बट डज नॉट कन्वर्ज इन x, d2, क्योंकि भाई 0 है ही नहीं उसमें, है ना। 0 ही नहीं है तो कन्वर्ज कैसे कर जाएगी, इसका मतलब कन्वर्जेंट पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए मैट्रिक स्पेस में। समझ पा रहे हैं। तो हम यहां से रिजल्ट कह सकते हैं कि, एक बात यहां से लिख सकते हैं कि रिजल्ट कुछ ऐसे है, लेट x, d be a metric space and A is a subset of x, then x belongs to A bar if and only if there is a sequence xn contained in A such that xn converges to A।
xn कन्वर्जेस टू x। कहने का मतलब हमारे पास क्या है, x हमारे पास इस सेट में कब आएगा, ये a बार में कब आएगा, a बार में तब आएगा व्हेन देयर इज अ सीक्वेंस इन xn सच दैट इट इज कन्वर्जेंट। और इसी के साथ में एक और रिजल्ट लिखवाना चाहूंगा, तो हमारे पास ये a बार ऐसे ऐसे x कंटेन करने वाला है मतलब इसके कन्वर्जिंग पॉइंट कंटेन करने वाला है सारे के सारे, ठीक है। जो भी सीक्वेंस तुम उठाओगे उस जिसको भी वो कन्वर्ज करेगी वो a बार में पहले से ही पड़ा होगा। या फिर उल्टा भी कह सकते हो, a बार में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसपे a की सारी सीक्वेंसेस क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी। तो ये 2 पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं। इसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट बताने वाला हूं कि एक और छोटा सा पॉइंट हमारे पास है कि इफ x डज नॉट बिलोंग टू a, जो कि मैंने यहां पे कंसीडर किया लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं था अभी, है ना, ये भी बात लिख लेते हैं। x डज नॉट बिलोंग टू a, xn converges to x, then but xn converges to x, then we say xn converge तो कर रही है but does not converge in x। एग्जाम्पल के तौर पे 0,1 ले सकते थे ना, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसे लिख लो, x1 x2 अप टू सोन करते 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 इसी पॉइंट पे आ गए और ये कैपिटल x है, कन्वर्जेंट मानी जाएगी। अगर तुम्हारा पॉइंट बाहर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, अगर पॉइंट बाहर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। बढ़िया, बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से थोड़ी सी बात समझ आ रही होगी बढ़िया से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकता था, x है 0,1 और xn है 1/n+1। अब हमें पता है 0 को कन्वर्ज करेगी बट 0 इस सेट में नहीं है, तो इस सेट में तो कन्वर्जेंट नहीं होने वाली है। बात समझ आ रही है, ठीक है। क्या 0 एक लिमिट पॉइंट है? हाँ, मैंने पहले ही बताया था लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बिलोंग टू सेट, बताई थी ये बात, यहां पे ट्रू हो गई। लिमिट पॉइंट है और लिमिट पॉइंट की कंडीशन अभी अभी बताई थी कि कोई भी अगर तुम ओपन बॉल कंसीडर करोगे उसमें से x को हटा भी दोगे तब भी हमारे पास इंटरसेक्शन a के साथ क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5, तब भी हमारे को पॉइंट मिलना चाहिए जो कि इसमें मिलेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी सी बात समझ आ रही होगी। एक आध बार और रिवाइज करोगे इसको, लिखी हुई चीज को, तो मजा आ जाएगा तुम्हें खुद को ही, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक से एग्जांपल हो गए, 2-3 पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, या पहले एक क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैट्रिक्स? भाई ये ना मैं पिछले लेक्चर का उठा रहा हूं, ऑन कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस 0 to 1 बताया था ना, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सेट। पहला ऑप्शन दे रखा है डी एफ जी 0 से 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी सच दैट सुप्रीमम एक्स बिलोंग टू 0 to 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स। याद रखना, मैट्रिक प्रूव करना है तो 4 प्रॉपर्टी दिमाग में आ जानी चाहिए। डी एफ जी इनफीमम ऑफ, इनफीमम मतलब छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, एफ माइनस जी। और फोर्थ है डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 एफ माइनस जी प्लस इंटीग्रेशन एफ माइनस जी, ऐसा x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो ये हमारे पास, इसको सोचना थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं। ये अगर तुम प्रॉपर्टी सारी के सारी इसमें सेटिस्फाई कराने वाले हो जाएगी। मॉडुलस लगा है तो तुम उसे फ्लिप करके भी लिख सकते हो, मॉडुलस लगा हुआ है तो दिस इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स माइनस के समथिंग एच एक्स। वो थी ना एक प्रॉपर्टी फोर्थ वाली जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी, एच एक्स माइनस जी एक्स। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी वैलिड होने वाली है। इक्वल टू 0 रखोगे, इंटीग्रेशन तभी 0 होती है जब अंदर का फंक्शन 0 होगा, मतलब मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ माइनस जी 0 होगा, ये तभी 0 होता है जब एफ इक्वल टू जी, वगैरह वगैरह कर सकते हो, है ना। इसमें भी सेम, इनफीमम वाले में दिक्कत आ जाएगी। अगर तुम एक कंसीडर करते हो एफ
इक्वल टू एक्स और जी कंसीडर करते हो 1 प्लस एक्स, दिक्कत आ जाएगी। देखना डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी हमारे पास कितना आ जाएगा, इन्फीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 और अंदर बचेगा हमारे पास एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा हमारे पास। 1 मिनट, बात नहीं बनी, रुको वेट, एक को 1 मान लेते हैं, एक को 1 प्लस एक्स मान लेते हैं, अभी बन जाएगी बात। 1 से 1 उड़ा देंगे, बचेगा इन्फीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 मोड ऑफ माइनस एक्स। मोड ऑफ माइनस एक्स एक्स ही होता है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब डिस्टेंस 0 आ रहा है, बट f इज नॉट इक्वल टू g। हमने तो ये पढ़ा था मैट्रिक में, ये होता है इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 0 देन इट मींस द पॉइंट्स आर सिमिलर, मतलब पॉइंट सेम होने चाहिए, x इज इक्वल टू y। यहां पे नहीं आ रहा, इसका मतलब दिस इज नॉट अ मैट्रिक। बाकी हो सकती हैं, पहली दो का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं तो है लास्ट वाला, है ना, पहली दो होने वाली है, लास्ट वाली भी होगी, एक बार चेक करके देखना, समझ आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। आज के ग्रैंड फिनाले तरफ पॉइंट्स पे चलते हैं। ग्रैंड फिनाले पॉइंट्स का मतलब है अब हमें 2-3 डेफिनेशंस करनी रह गई है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने फाइनल सेक्शन की तरफ आज के पॉइंट सेट टोपोलॉजी में। तो हमारे पास क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स स्पेस है ए बी, दो हमने सेट कंसीडर किए हैं, सेट के बीच का डिस्टेंस कैसे पता करें। तो दो सेट के बीच का डिस्टेंस पता करने के लिए एक सेट मैंने यहां बना लिया ए और दूसरा सेट यहां बना लिया बी, इनमें सारे के सारे डिस्टेंस निकाल लो, जितने डिस्टेंस निकाल सकते हो। जो भी सबसे छोटा डिस्टेंस आएगा, मिनिमम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मिनिमम जरूरी नहीं है कि वो सेट में बिलोंग करे, इसलिए मैंने इनफीमम लिखा। इनफीमम ऑफ ऑल द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, जितने डिस्टेंस निकाल सकते हो अलग अलग पॉइंट्स लेके निकाल लो, इनमें जो सबसे छोटा डिस्टेंस आएगा उसे कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, दो सेट या फिर हमने स्पेस लिए ए और बी, सेट ही बोल देते हैं इसे, दो सेट लिए हमने ए और बी, उसमें सबसे छोटे वाले डिस्टेंस को हम क्या बोलने वाले हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ऐसे डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड एक्स हमारे पास क्या होगा, एक इस ये हमारे पास एक पूरा एक्स हमारे पास इससे भी बड़ा था। ठीक है, यहां पे मैंने एक्स एक पॉइंट लिया है, कैपिटल एक्स है, इसमें और इसमें डिस्टेंस अगर हमें देखना है तो जितने पॉसिबल डिस्टेंस है सारे के सारे निकाल दो, इनमें से जो सबसे छोटा डिस्टेंस तुम्हें दिखाई देगा वो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड स्मॉल ए। तो आज के बाद कभी भी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए देखो किसी भी प्योर मैथमेटिक्स की बुक में तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, सारी की सारी नोटेशन आज मैंने तुम्हें बता दी है, समराइज भी कर देंगे अभी सारी की सारी टर्म्स लिख के, ताकि मजा आ जाए, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी किया था। और डायमीटर ऑफ अ सेट किसे कहते हैं, अगर तुमने कोई भी एक सेट बनाया है उसमें सारे के सारे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स निकाल दो, जितने भी निकाल सकते हो, उसमें सबसे बड़ा जो डिस्टेंस आएगा, सबसे बड़ा जो डिस्टेंस आएगा उसे हम बोलेंगे डायमीटर ऑफ अ सेट। अगर किसी भी सेट का डायमीटर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, अगर डायमीटर ऑफ अ सेट इज फाइनाइट देन दैट सेट इज कॉल्ड बाउंडेड। आज हमने बहुत सारे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखी है बाउंडेड सेट के बारे में, वरना हम कहते थे अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे। अब हम क्या बोल रहे हैं, डायमीटर ऑफ अ सेट इज फाइनाइट होना चाहिए। बात समझ आई? तो हमारे पास 4 डेफिनेशन आई है एक साथ एंड दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाउंडेड सेट की हमने डेफिनेशन आज इतनी बढ़िया बताई क्योंकि हम हायर डायमेंशंस में भी पहुंच गए। 2D में कैसे डिफाइन करते, वरना कैसे कहते हैं अपर बाउंड लोअर बाउंड, नहीं बोल सकते थे इसमें। तो इसमें हमने बोला सुप्रीमम, मतलब सबसे बड़ा जो डिस्टेंस होगा बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सेट, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइनाइट। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसे है कि हमारे पास है कि x इज इक्वल टू R2, ए बी हमने लिया है पॉइंट R2 से, R ग्रेटर देन 0। तो हम यहां पे एक ए सेट लिख रहे हैं, ए का डायमीटर हमें निकालना है x, y सच दैट x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। यूक्लिडियन मैट्रिक ले रहे हैं, है ना, लिख लेते हैं यहां पे, फिर कहीं कहोगे भाई बताया नहीं हमें। यूक्लिडियन मैट्रिक, बताओ इसमें डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ऑफ ए, डायमीटर ऑफ ए। अब भाई तुम कैसा बनेगा, सर्कल ही तो बनेगा, और सर्कल अगर तुम बनाओगे, सर्कल का डायमीटर 2 टाइम रेडियस ही होता है। अरे भाई ये सर्कल की इक्वेशन है ना, सर्कल के सारे पॉइंट्स कंसीडर करोगे तो इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा वो क्या होगा, 2r ही तो होगा। तो डायमीटर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2r। ये किसकी इक्वेशन थी, सर्कल की, सर्कल के अंदर के, और ऐसा कुछ मुझे लिखना चाहिए। हाँ, मान लो ऐसा कुछ सेट है हमारे पास,
इक्वल टू आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू होता तब भी इसी के इक्वल आने वाला था, सबसे बड़ा डिस्टेंस क्योंकि हमें देखना होता है। यहां पे सेंटर पे पॉइंट इस बार ए बी है, याद रखना, ठीक है, बढ़िया। इस बार मैं बताना चाहूंगा, एक और पॉइंट लिख लो इसी में ही, ऐसा कुछ कि अगर हमारे पास एक सेट दे रखा है x इज इक्वल टू रियल नंबर और हमें डिस्टेंस सॉरी मेट्रिक हमें दे रखे हैं x माइनस वाई और सेट हमें दे रखे हैं ए बी या फिर a कोमा बी या फिर a कोमा बी या फिर दोनों साइड से ही ओपन है, तो हमारे पास डायमीटर ऑफ ए हर एक केस में सबसे बड़ा डिस्टेंस क्या आ जाएगा, b माइनस ए। अब तुम कहोगे भैया इसमें तो b माइनस ए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे भाई मैंने बोला तो सुप्रीमम की बात कर रहे हैं, सुप्रीमम मे और मे नॉट बिलोंग टू सेट, है ना, इसीलिए सुप्रीमम वर्ड लिखा एज कंपेयर टू मैक्सिमम। बढ़िया, सुप्रीमम और मैक्सिमम में डेफिनेशन याद रखना, यहां पर लिख लो है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सुप्रीमम ऑफ ए बिलोंग टू ए, सुप्रीमम ऑफ ए बिलोंग टू ए, जरूरी नहीं है। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। एक और पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर हमने x एक पॉइंट लिया उसी सेट से, तो बताओ भाई फिर कितना डिस्टेंस होगा। x इज इक्वल टू ए और एक हमारे पास सेट है a कोमा बी, अब बताओ कितना डिस्टेंस होगा। सेट से सबसे दूर का डिस्टेंस, इस सेट से कितना दूर है ये पॉइंट, कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है इस सेट से कितना दूर होगा ये डिस्टेंस बिटवीन x एंड a, कितना होगा, 0। तुम कहोगे नहीं सुप्रीमम, अरे सुप्रीमम डायमीटर में होता है यार, उनमें इन्फीमम है। एक्चुअल में डेफिनेशन ये थी, इन्फीमम ऑफ dx स्मॉल x a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू वेयर a बिलोंग्स टू कैपिटल A। एक मिनट रुको, 1 सेकेंड, x कोमा a कोमा x बिलोंग्स टू दिस, अभी ठीक है, ऐसा कुछ। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, बढ़िया। ध्यान रखना, अगर सेट से ही पॉइंट मिल गया तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने सेट से ही, यही लिख लो, ये बात लिख लो, सेट से ही पॉइंट उठाया तो dx कोमा a विल बी इक्वल टू 0। बाउंडेड सेट पे आ जाते हैं। बाउंडेड के बारे में हमने थोड़ी सी कमी बात की है। बाउंडेड मतलब जिसका डायामीटर हमारे पास क्या हो, बाउंडेड का मतलब जिसका डायामीटर हमारे पास क्या हो, फाइनाइट, जो अभी हमने डायामीटर के बारे में बात की है। तो डायामीटर के पहले कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है x इज इक्वल टू r, कैसा भी इंटरवल ले आओ, 4 ही टाइप के होते हैं, a कोमा b, a कोमा b, a कोमा b और ओपन, ठीक है, ऐसा कुछ। इसके डायमीटर क्या आ जाएंगे, डायमीटर ऑफ ए, सब में ही क्या आ जाएगा, b माइनस ए एंड विच इज फाइनाइट। इसका मतलब हमारे पास a इज बाउंडेड। चलो अगर हम बात करें दूसरा एग्जांपल, अनबाउंडेड के भी बारे में बात करनी जरूरी है। n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, सारे के सारे ओपन सेट्स उठा लो। अब ये तो इंफिनिटी तक जा सकता है, इसका मतलब डायमीटर ऑफ a मस्ट बी इंफिनिटी, फाइनाइट तो नहीं, विच इज नॉट इक्वल टू फाइनाइट, हेंस दिस सेट इज अनबाउंडेड, हेंस दिस सेट इज अनबाउंडेड। इस चीज का ध्यान रखना। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, बढ़िया। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। एक और चीज बताते हैं तुम्हें, नोट में डाल लो, एक और नोट में बात डाल लेते हैं कि ए बार के बारे में एक चीज और बताते हैं। ए बार हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच, या सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट बाउंड्री या ओपन बॉल ऑफ एक्स एंड आर इंटरसेक्शन ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 5। लिमिट पॉइंट से अलग है, लिमिट पॉइंट से अलग है। देखो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। बढ़िया। लिमिट पॉइंट तो इसी का ही एक केस बन जाएगा। अब तुम कहोगे भैया ये तो आपने उसकी इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लिख दी। नहीं भाई, इंटीरियर पॉइंट की नहीं है, इंटीरियर पॉइंट की नहीं। ये जो है ना ए और बी तुमने लिखा, ये भी हो सकता बॉल, यहां के पॉइंट तो आएंगे, इसमें ए भी इंक्लूडेड हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। बस तुम्हें ए के कुछ पॉइंट्स लेने हैं, चाहे वो अकेला ए ही हो, स्मॉल ए ही हो। समझ आया? कोई ये ओपन बॉल है जिसका ए के साथ इंटरसेक्शन फाई नहीं आना चाहिए बस। चाहे तो एक ही पॉइंट हो कॉमन, बट होना चाहिए कुछ ना कुछ कॉमन, फाई नहीं होना चाहिए। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है? बात समझ आ रही है? इसको हम रियल में अदर एंड पॉइंट भी बोलते थे। लिख लो इसे, अदर एंड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, इसको लिख लेना अदर एंड पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं जिसको लिखना जरूरी है, उसी के साथ हम कंप्लीट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x बिलोंग्स टू दिस। क्योंकि सुप्रीमम वाले मतलब वो भी पॉइंट्स आ जाएंगे जो साइड में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे पास जो हमें पढ़ने थे। एक बार सारा कुछ समराइज कर देता हूं कि हमने क्या क्या किया है। तो ये कंप्लीट पॉइंट सेट टोपोलॉजी मैंने तुम्हारे सामने लिख दी है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं विद एग्जांपल्स। तो मेरे ख्याल से अब कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आगे बढ़ने में। जो फाइनल लेक्चर हमारा, क्योंकि उसमें हमें डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी, कंप्लीटनेस, कनेक्टेडनेस, ये सारी चीजों को डिस्कस करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और फाइनल लेक्चर रहने वाला है मैट्रिक्स स्पेस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।